नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज है 5 सितंबर और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो दिन है हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि आप सम्मान में मेरे कुछ करना चाहते हैं तो जो 5 सितंबर है मेरा जन्म दिवस है वो आप अध्यापक दिवस के रूप में मनाइए। तो हर साल हम 5 सितंबर को अपना अध्यापक दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले मैंने शिक्षण शब्द के बारे में बता दिया था, अब मैं बताऊंगी आपको इसके उद्देश्य के बारे में। तो देख लेते हैं भाई, जो ब्लूम ने उद्देश्य निर्धारित किए हैं शिक्षण के, कौन कौन से निर्धारित किए हैं उन्होंने। सबसे पहले आता है हमारा ज्ञानात्मक, उसके बाद आता है हमारा भावात्मक, और उसके बाद आता है हमारा मनोसंचालित कह लीजिए या मनोगत्यात्मक, एक ही बात है। ज्ञानात्मक में सबसे पहले टीचर क्या करता है, बच्चों को ज्ञान देता है, कोई भी जानकारी देता है। बच्चे फिर उस चीज को क्या करते हैं, बोध करते हैं, समझते हैं। उसके बाद उपयोग करते हैं उसका अपने जीवन में। उसके बाद विश्लेषण करते हैं, उसको अलग अलग जगहों में लागू करके देखते हैं। संश्लेषण इकट्ठे रूप में प्राप्त करते हैं, और लास्ट में फिर मूल्यांकन, कि भाई जो जानकारी टीचर ने दी थी वो कितनी कारगर सिद्ध हुई। तो ये तो हो गए हमारे ज्ञानात्मक में। अब है भावात्मक। भाव ये हमारे संवेगों से संबंधित है, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, खुशी मनाना, मतलब ये सारे जो हमारे संवेग हैं, घृणा करना किसी से। इसमें आएगा सबसे पहले आग्रहण, की जो परिस्थितियां हैं उनको ग्रहण करना सीखना। उसके बाद में प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन देना, जो भी परिस्थितियां हैं उन पर अपना रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया। उसके बाद में आएगा आपका आकलन, उसके बाद आएगा आपका और उसके बाद आएगा आपका निरूपण। ठीक है भाई, कि भाई जो परिस्थितियां हैं वो हम ग्रहण करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी आकलन करते हैं, कि देखते हैं कि भाई ये परिस्थितियां बुरी हैं, अच्छे हैं, इनमें हमें किस तरह से सर्वाइव करना है, संयोजित करना, हम एक प्लान बनाते हैं कैसे इनको निपटना है, और निरूपण अंततः हम उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं। मनोसंचालित में भाई ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या आएगा, प्रतिरूपता। उसके बाद आएगा आपका कार्य साधन या हस्त कौशल, भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका परिशुद्धता, कि बच्चे जो भी काम करते हैं उसमें शुद्धता लाने का प्रयास रहना हमेशा। उसके बाद आएगा आपका परिशुद्धता की स्पष्ट अभिव्यक्ति, कि भाई बच्चे जब भी अपने आप को प्रेजेंट करे किसी के सामने भी, औपचारिक चाहे अनौपचारिक रूप से, वो स्पष्ट अभिव्यक्ति करे, अटके ना बीच में। और लास्ट में आपका आ जाएगा प्रकृतिकरण, आदत निर्माण जो होता है, कि हम एक बच्चे को चाहे बड़े होकर कितने ही गलत रास्ते पर ले जाना चाहें, परंतु वो उस रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रकृतिकरण है वो हो चुका है। उसमें अच्छे जो संस्कार हमने डाल दिए हैं, अब चाहे उसे कहीं भी छोड़ दो आप, वो अपने रास्ते से नहीं हटेगा। तो ये उसकी आदत बन जाती है। जो अच्छी चीजें टीचर बच्चों को सिखाता है, जैसे अनुशासन है, ईमानदारी है, तो वो बड़े होने के बाद भी उस चीज को नहीं छोड़ता, यदि उसमें सही प्रकृतिकरण किया गया है बचपन में तो। अन्यथा फिर वो
भटक जाते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे की नींव होती है उसका बचपन होता है, पूरे जिंदगी की जो नींव होती है बचपन होता है, वो जितनी मजबूत होगी उसका जीवन भी उतना ही मजबूत बनेगा। तो आशा करती हूँ आपको शिक्षण के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके कार्य, कि शिक्षण के क्या कार्य हैं। ये तो इसके उद्देश्य थे जो ब्लूम ने सुझाए थे। और भाई इनमें से ये पूछ ले आपको सबसे ज्यादा परिमार्जित स्तर कौन से होते हैं, तो इसमें ये लास्ट 3 वाले, और इसमें ये 2, और इसमें भी ये 2 होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक परिमार्जित या परिशुद्ध स्तर के आपसे पूछ ले तो आप इनका नाम ले सकते हैं। जो लास्ट वाले होते हैं वो हमारे परिमार्जित स्तर के होते हैं उद्देश्य। ठीक है, अब देखते हैं भाई शिक्षण के कार्य। कि जो एक शिक्षण होता है वो क्या काम करता है, तो ये भी 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहले नंबर पर है हमारा निदानात्मक, दूसरे नंबर पर है उपचारात्मक, तीसरे नंबर पर है मूल्यांकन, मापन या मूल्यांकन आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए निदानात्मक क्या होता है, तात्कालिक होता है। तात्कालिक अर्थात उसी समय समस्या का समाधान कर देना। मान लीजिए आपके सर में दर्द है और टीचर ने आपको सॉरी डॉक्टर ने आपको गोली दे दी और आपका सर का दर्द ठीक हो गया, तो डॉक्टर ने तुरंत उस समस्या का समाधान कर दिया। इसी प्रकार से यदि बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो टीचर के पास जाएगा और पूछेगा कि टीचर मुझे ये नहीं आ रहा, तो टीचर उसको बताएगा या बताएगी कि इसका ये ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे इसका आंसर आएगा। तो वहीं बच्चे की जो समस्या है वो हल हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं निदानात्मक। यह अल्पावधि में होता है, तात्कालिक होता है, और उसमें जो टीचर है वो मुख्य होता है। क्या होता है, अल्पावधि, कम समय में ही इसका हम उपचार कर सकते हैं, अल्पावधि। उसके बाद में तात्कालिक, उसके बाद में जो अध्यापक होता है वह मुख्य होता है। इसमें टीचर जो होता है उसका ज्यादा रोल होता है बच्चे की वजह। इसको समझ में आ गया आपका। निदानात्मक क्या होता है, कम समय में उसी समय तुरंत समस्या का समाधान कर देना, और अध्यापक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। उपचारात्मक में ये होता है दीर्घावधि में, लंबे समय तक चलता है। जैसे कई बीमारियां होती हैं जिनमें टाइम लगता है, जैसे कैंसर जैसे असाध्य बीमारी है, तो उसका जो प्रोसेस है, उसका जो इलाज है काफी लंबे समय तक चलता है। तो उसी प्रकार से बच्चे की कई ऐसी समस्याएं होती हैं। मान लीजिए बच्चा शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा है तो वो तुरंत तो ठीक नहीं हो सकता। मान लीजिए वो थ को तय पढ़ रहा है, रे को ले पढ़ रहा है, तो बार बार उससे अभ्यास करवाना पड़ेगा टीचर को, और एक लंबे समय तक उसको अभ्यास के द्वारा उसकी जो समस्या का समाधान किया जाएगा। तो वो आ जाएगा हमारा उपचारात्मक में। तो दीर्घावधि में होता है और लंबे समय तक चलता है, ये तात्कालिक नहीं होता है। ठीक है, तात्कालिक नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही अहम रोल होता है, ना कि स्टूडेंट का, ना कि टीचर का। दोनों में से एक का नहीं बल्कि दोनों का अहम रोल होता है उपचारात्मक में। यदि भाई इलाज के लिए जाएगा ही नहीं, बार 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 कोई पेशेंट है, तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा, है ना। तो यहाँ दोनों को ही समय अवधि में बंद करके और अपना काम करना होता है। तो ये जो उपचारात्मक प्रक्रिया है ये लंबे समय तक चलती है। उसके बाद आता है आपका मापन या मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में क्या होगा, इन दोनों का ही रोल होगा कि हमने जो बच्चे की समस्या हल की है, बच्चे को जो कुछ भी सिखाया है, उसकी जो शिकायत थी उनको दूर किया है, तो वो कहाँ तक हम दूर कर पाए हैं, वो हमने हल कर दी है या दोषपूर्ण है, ये मूल्यांकन में पता चलेगा। तो इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों का सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि कहाँ तक हमने बच्चे की समस्या को हल किया है। तो ये होंगे हमारे शिक्षण के कार्य। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको जो शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण के कार्य दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, और समझ में भी आ गया होगा कि हमें कैसे उनको याद करना है। और एक बात और बताना चाहूंगी, जब आप शिक्षण के उद्देश्य याद करेंगे तो उस टाइम पे उनको क्रमानुसार याद करेंगे, क्योंकि 2004 के पीवाईक्यू में पूछा गया था
कि इनको आप क्रम से लगाइए। तो हो सकता है पता नहीं कब एनटीए का मूड बदल जाए और वो इन प्रश्नों को पूछ ले, तो आप क्रम वाइज उनको याद करें कि भाई जैसे ज्ञानात्मक में पहले ज्ञान आएगा, फिर बोध आएगा, फिर उपयोग आएगा, फिर संश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। इस तरीके से आप उनको एक क्रम में याद करें, ना कि पहले आपने मूल्यांकन याद कर लिया, बाद में आप विश्लेषण, बाद में आप ज्ञान, ऐसे नहीं। उसको आप एक क्रम में याद करें, ऐसे ही फिर भावात्मक में, ऐसे ही फिर मनोसंचालित के। ठीक है, तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।